नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नोस्फियर यूट्यूब चैनल पर, जहां आप पाते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं की सबसे आसान और प्रभावशाली तैयारी। मैं हूं आपका होस्ट और आज हम मिलकर गोता लगाने वाले हैं एक ऐसे समंदर में जहां से हर प्रतियोगी परीक्षा में मोती जैसे सवाल निकलते ही निकलते हैं। हां भाई, बिल्कुल सही पकड़े हो। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को समझने जा रहे हैं, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार। ये मौलिक अधिकार, जिन्हें हम अंग्रेजी में फंडामेंटल राइट्स भी कहते हैं, असल में हमारे संविधान की आत्मा है। वो गारंटी है जो हमें एक आजाद नागरिक होने का एहसास दिलाती है। सोचो, अगर ये न होते तो क्या होता? खैर, उस डरावनी कल्पना में नहीं जाते। मुद्दे की बात यह है कि ये अधिकार न सिर्फ हमारे व्यक्तिगत विकास के लिए जरूरी है, बल्कि एक स्वस्थ और न्यायपूर्ण समाज की नींव भी रखते हैं। तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करते हुए अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, नोटबुक और पेन तैयार रखो, क्योंकि आज की क्लास होने वाली है एकदम धमाकेदार। हम जानेंगे कि ये मौलिक अधिकार आखिर हैं क्या भला, कितने तरह के होते हैं, और सबसे बड़ी बात, इन्हें याद कैसे रखना है, वो भी बिना किसी टेंशन के। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मौलिक अधिकारों का पूरा पोस्टमार्टम कर देंगे, ताकि एग्जाम हॉल में जब इससे जुड़ा कोई सवाल आए तो तुम बोलो, ये तो अपने बाएं हाथ का खेल है। तो भाई लोगों, सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है वो ये कि आखिर ये मौलिक अधिकार हैं क्या चीज? देखो, सीधे और सरल शब्दों में कहूं तो मौलिक अधिकार वो बुनियादी हक हैं जो भारत का संविधान अपने हर एक नागरिक को देता है, बिना किसी भेदभाव के। ये वो अधिकार हैं जो किसी व्यक्ति के संपूर्ण विकास के लिए, चाहे वो मानसिक हो, शारीरिक हो या नैतिक, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये अधिकार हमारे संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक दिए गए हैं। याद रखना, भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 ये एग्जाम में सीधा सीधा पूछ लिया जाता है। इन अधिकारों को मौलिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये देश के मूल कानून यानी संविधान में लिखे हुए हैं और ये न्याय संगत हैं। मतलब अगर किसी के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। इन अधिकारों की प्रेरणा हमने कई देशों के संविधानों से ली है, जैसे अमेरिका का बिल ऑन राइट्स, लेकिन हमारे संविधान निर्माताओं ने उन्हें भारतीय परिस्थितियों के हिसाब से ढाला है। ये अधिकार सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है, बल्कि ये राज्य यानी सरकार के ऊपर कुछ सीमाएं लगाते हैं। ये बताते हैं कि सरकार क्या नहीं कर सकती। संविधान सभा में इन पर बहुत लंबी बहस हुई थी। हर एक अधिकार पर गहन चिंतन मनन किया गया था। डॉ बाबा साहेब आंबेडकर, जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, उन्होंने इन अधिकारों को संविधान का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बताया था। उनका मानना था कि ये अधिकार ही भारतीय लोकतंत्र को असली मायनों में सफल बनाएंगे। ये अधिकार इतने महत्वपूर्ण हैं कि इन्हें संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मैग्ना कार्टा याद है ना? 1215 में इंग्लैंड में जारी हुआ वो ऐतिहासिक दस्तावेज जिसने राजा के अधिकारों पर अंकुश लगाया था और नागरिकों को कुछ अधिकार दिए थे। हमारे मौलिक अधिकार भी कुछ वैसे ही हैं। ये सरकार की शक्तियों को सीमित करते हैं और नागरिकों को सशक्त बनाते हैं। तो कुल मिलाकर मौलिक अधिकार वो सुरक्षा कवच है जो संविधान ने हमें दिए हैं, ताकि हम एक स्वतंत्र, सम्मानित और न्यायपूर्ण जीवन जी सकें। ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। जब तुम खुलकर अपनी बात रखते हो, जब तुम अपनी पसंद का धर्म मानते हो, जब तुम बिना किसी डर के कहीं भी घूमते हो, ये सब इन्हीं मौलिक अधिकारों की वजह से मुमकिन हो पाता है। इसलिए इन्हें जानना और समझना हर भारतीय नागरिक के लिए, और खासकर तुम जैसे प्रतियोगी छात्रों के लिए, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये तुम्हारे अधिकारों के साथ साथ तुम्हारी जिम्मेदारियों का भी एहसास कराते हैं। तो दोस्तों, अब जब हमने ये समझ लिया है कि मौलिक अधिकार क्या होते हैं और क्यों इतने खास हैं, तो अब बारी आती है ये जानने की कि हमारे संविधान ने हमें कौन कौन से मौलिक अधिकार दिए हैं। देखो, शुरुआत में संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के बाद संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर अनुच्छेद 300A के तहत एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो अब हमारे पास कुल मिलाकर 6 मौलिक अधिकार हैं। पहला है समानता का अधिकार, जो अनुच्छेद 14 से 18 तक दिया गया है। इसका सीधा मतलब है कि कानून की नजर में सब बराबर हैं, चाहे वो अमीर हो या गरीब, मर्द हो या औरत, किसी भी जाति या धर्म का हो। सरकार किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकती। इसी में आता है
नौकरियों में अवसर की समानता, छुआछूत का अंत, अनुच्छेद 17 जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उपाधियों का अंत, जैसे राजा महाराजा वाली उपाधियां अब नहीं चलती सिवाय सेना और विद्या संबंधी सम्मान के। दूसरा महत्वपूर्ण अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 19 से 22 तक फैला हुआ है। ये तो समझो अधिकारों का राजा है। अनुच्छेद 19 में ही हमें 6 तरह की स्वतंत्रताएं मिलती हैं। बोलने और अपनी बात रखने की आजादी, शांति से बिना हथियारों के इकट्ठा होने की आजादी, संघ या संगठन बनाने की आजादी, भारत में कहीं भी आने जाने की आजादी, भारत में कहीं भी बसने की आजादी और कोई भी पेशा या व्यापार करने की आजादी। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो अनुच्छेद 23 और 24 में दिया गया है। यह अधिकार बहुत ही मानवीय है। यह कहता है कि किसी भी इंसान से जबरदस्ती काम नहीं करवाया जा सकता, यानी बेगारी नहीं चलेगी, और इंसानों की खरीद फरोख्त, जिसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग कहते हैं, पर पूरी तरह से रोक है। अनुच्छेद 24 तो खास तौर पर बच्चों के लिए है। यह कहता है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों को किसी भी खतरनाक काम जैसे फैक्ट्री या खदान में नहीं लगाया जा सकता। चौथा अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 25 से 28 तक वर्णित है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और यह अधिकार इसी भावना को मजबूत करता है। हर किसी को अपने धर्म को मानने, उसका आचरण करने और उसका प्रचार करने की पूरी आजादी है। बस शर्त यह है कि इससे पब्लिक ऑर्डर, नैतिकता और स्वास्थ्य पर कोई बुरा असर न पड़े। पांचवा है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, जो अनुच्छेद 29 और 30 में मिलता है। यह अधिकार खास तौर पर अल्पसंख्यकों, चाहे वो भाषा के आधार पर हों या धर्म के आधार पर, के हितों की रक्षा के लिए है। उन्हें अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है। साथ ही उन्हें अपनी पसंद के शिक्षण संस्थान खोलने और चलाने का भी अधिकार है। और छठा और शायद सबसे महत्वपूर्ण है संवैधानिक उपचार का अधिकार, जो अनुच्छेद 32 में दिया गया है। डॉ. आम्बेडकर ने इसे संविधान की आत्मा और हृदय कहा था। क्यों? क्योंकि ये अधिकार हमें वो ताकत देता है कि अगर हमारे किसी भी मौलिक अधिकार का हनन होता है तो हम सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और अपने अधिकारों की रक्षा की गुहार लगा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट इन अधिकारों को लागू करवाने के लिए रिट जारी कर सकता है, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार पृच्छा। ये अधिकार ही बाकी सभी मौलिक अधिकारों को असली बनाता है, क्योंकि अगर अधिकार हैं पर उन्हें लागू करवाने का तरीका नहीं, तो वो सिर्फ कागजी शेर बनकर रह जाएंगे। तो भाई लोगों, अब तक हमने ये तो जान लिया कि मौलिक अधिकार क्या है और कौन कौन से हैं। लिस्ट तो देख ली, अनुच्छेद भी थोड़े बहुत दिमाग में बैठ गए होंगे, लेकिन कंपटीशन का जमाना है यार। यहां हर एक नंबर कीमती है, और जब एग्जाम हॉल में प्रेशर होता है ना, तो अच्छे अच्छों की बत्ती गुल हो जाती है। तो क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे ये 6 मौलिक अधिकार हमें फटाफट याद हो जाएं, वो भी सीक्वेंस में? हाँ, बिल्कुल है। और आज तुम्हारा भाई तुम्हें एक ऐसी ही जबरदस्त ट्रिक बताने वाला है जिससे ये अधिकार तुम्हारे दिमाग में ऐसे फिट हो जाएंगे जैसे फेविकोल का जोड़। टेंशन नहीं लेने का, एकदम देसी और असरदार जुगाड़ है। ये ट्रिक एक छोटा सा शब्द है, एक एक्रोनिम, जिसे तुम आसानी से याद रख सकते हो, और वो शब्द है SFERC, एस-फोर्स। हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, एस-फोर्स जैसा, लेकिन यकीन मानो ये बहुत काम का है। चलो अब इस SFERC को डिकोड करते हैं, यानी इसके हर अक्षर का मतलब समझते हैं। एक एक करके देखेंगे और तुम खुद कहोगे कि वाह क्या मस्त तरीका है। इसे अपनी नोटबुक में बड़े बड़े अक्षरों में लिख लो और 2-3 बार दोहराओगे तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। सबसे पहले आता है S। स से क्या याद आएगा? सोचो सोचो। अरे भाई, सबसे पहला अधिकार कौन सा था? समानता का अधिकार। तो S का मतलब है समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी। देखा कितना आसान है। जैसे ही S बोलो, दिमाग में तुरंत बत्ती जलनी चाहिए। समानता, कानून के सामने सब एक समान, अनुच्छेद 14 से 18 वाला। अब S के बाद आता है F। F से क्या हो सकता है? अरे यार, समानता मिल गई तो उसके बाद क्या चाहिए? आजादी, फ्रीडम। तो F का मतलब है फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। अनुच्छेद 19 से 22 वाला, जिसमें बोलने की, घूमने की, संघ बनाने की, सब तरह की आजादी है। F के बाद आता है E। अब E से क्या बनेगा? याद करो, स्वतंत्रता के बाद हमने किस अधिकार की बात की थी? शोषण के विरुद्ध अधिकार।
तो ई का मतलब है एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। अनुच्छेद 23 और 24 जिसमें बेगारी और बाल मजदूरी का विरोध है। ई के बाद आता है आर। आर से कौन सा अधिकार शुरू होता है? सोचो, जब शोषण नहीं होगा तो लोग अपनी आस्था के अनुसार जी पाएंगे। तो आर का मतलब है रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अनुच्छेद 25 से 28 वाला। आर के बाद है सी। अब सी से क्या? धार्मिक स्वतंत्रता के बाद हमने क्या पढ़ा था? अल्पसंख्यकों के अधिकार, उनकी संस्कृति और शिक्षा से जुड़े। तो सी का मतलब है कल्चर एंड एजुकेशन, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। अनुच्छेद 29 और 30 और आखिर में SFERC का आखिरी ई। ये ई किसके लिए है? यह है सबसे महत्वपूर्ण अधिकार के लिए जो बाकी सब अधिकारों को जान डालता है, संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो इस ई का मतलब है एनफोर्समेंट, संवैधानिक उपचार का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अनुच्छेद 32 जिसे डॉ आंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। तो पूरी ट्रिक क्या बनी? SFERCE, समानता, फ्रीडम, एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ, रिलीजन, कल्चर, एजुकेशन और एनफोर्समेंट। बोलो, है ना फाड़ू ट्रिक? तो दोस्तों, मौलिक अधिकारों की लिस्ट और उन्हें याद रखने की ट्रिक तो हमने देख ली, लेकिन अब आते हैं उस मुद्दे पर जो तुम सबके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। परीक्षा में कौन से अनुच्छेद सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं? देखो, वैसे तो भाग 3 के सारे अनुच्छेद 12 से 35 ही महत्वपूर्ण हैं, लेकिन कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं जो एग्जामिनर के फेवरेट होते हैं, मतलब उनसे सवाल आने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अनुच्छेद 14 की। यह है कानून के समक्ष समानता, इक्वालिटी बिफोर लॉ, और कानूनों का समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। इसका सीधा मतलब है कि देश का कानून सबके लिए एक जैसा है, चाहे कोई कितना भी बड़ेढ़ा आदमी क्यों ना हो, और कानून सबको बराबर सुरक्षा देगा, कोई भेदभाव नहीं। इसके बाद आता है अनुच्छेद 19। यह है स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, और इसमें भी खास तौर पर अनुच्छेद 19(1)(a), भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ये वो अधिकार है जो हमें अपनी बात कहने, अपने विचार रखने, प्रेस की आजादी और यहां तक कि चुप रहने का भी अधिकार देता है। फिर एक और जानदार अनुच्छेद है अनुच्छेद 21, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। सुप्रीम कोर्ट ने इस अनुच्छेद की व्याख्या को इतना व्यापक कर दिया है कि इसमें सिर्फ जीने का अधिकार ही नहीं, बल्कि गरिमा के साथ जीने का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, शिक्षा का अधिकार और भी बहुत कुछ शामिल हो गया है। और आखिर में वो अनुच्छेद जिसे डॉ आंबेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा था, अनुच्छेद 32, संवैधानिक उपचार का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये अधिकार खुद में एक मौलिक अधिकार है। ये कहता है कि अगर किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट इन अधिकारों को लागू करवाने के लिए 5 तरह की रिट जारी कर सकता है: बंदी प्रत्यक्षीकरण, हेबियस कॉर्पस, परमादेश, मैंडामुस, प्रतिषेध, प्रोहिबिशन, उत्प्रेषण, सर्च्युरारी और अधिकार पृच्छा, क्वो वारांटो। इनके अलावा अनुच्छेद 15, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। अनुच्छेद 16, लोक नियोजन में अवसर की समानता। अनुच्छेद 17, अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 23, मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध। और अनुच्छेद 25, अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये थे कुछ वो खास अनुच्छेद जिन पर तुम्हें अपनी तैयारी के दौरान विशेष ध्यान देना है। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी को छोड़ा डिडेच देना है, पढ़ना सब कुछ है, लेकिन इन पर थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की क्लास भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों पर। उम्मीद करता हूं कि आपको यह टॉपिक अब पहले से कहीं ज्यादा आसान और मजेदार लगा होगा। हमने समझने की कोशिश की कि ये अधिकार क्या हैं, क्यों जरूरी हैं, कितने प्रकार के हैं, और उन्हें याद रखने की वो धांसू ट्रिक SFERC भी सीखी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको लगा हो कि हां, आज कुछ नया सीखा, कुछ काम की बात पता चली, तो भैया एक लाइक तो बनता।